हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। इस वीक में जो आपकी +2 की वीडियो आनी थी वो नहीं आ पाई है ना। डोंट वरी, कॉन्टिन्यूटी ब्रेक मैं पूरी कोशिश करी ना हो, बट हाँ इस वीक कुछ थोड़ा वर्कलोड ज़्यादा था, कुछ काम और ज़रूरी थे ज़्यादा, तो इस वजह से वीडियो शूट नहीं हो पाई तो आ भी नहीं पाई। फिर मैंने सोचा वीक में किसी और दिन क्यों ऐसे बीच में है ना डालना, इसको दोबारा अगले वीक में ही डालेंगे, तो इसलिए +2 की वीडियो नहीं आई है। बट तब तक के लिए आप बहुत सारे और वीडियोस हैं, आप उनको देख सकते हैं अच्छे से, है ना। पुरानी वीडियोस अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। हाँ, +1 की वीडियो मैं लेके आ गई हूँ। +1 में हमारा कौन सा चैप्टर चला है? स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम हम काफ़ी लेक्चर्स इसके कर चुके हैं कहना चाहिए। तो मॉडल्स हम पढ़ रहे थे अलग अलग, राइट। तो हमने लास्ट रदरफोर्ड मॉडल किया था, उसके बाद हमने उसमें फर्दर जो उसकी कहना चाहिए ना डेवलपमेंट्स हैं टुवर्ड्स बोहर्स मॉडल, क्योंकि अगला मॉडल जो आपका आएगा वो बोहर्स मॉडल है, बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। उसमें जो न्यू डेवलपमेंट्स हैं वो सारी हमने जितनी भी थी, स्पेक्ट्रा एंड ऑल सारा कुछ पढ़ा। लास्ट लेक्चर में आपको याद है एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा पढ़ा था हमने, है ना। और मैंने दोनों का डिफरेंस बताया था, उनके जो कहना चाहिए क्या बोलते हैं यार टाइप्स, वो भी बताई थी, है ना। कॉन्टिन्यूस लाइन स्पेक्ट्रम दैट वे। तो आज उसी में हमें फर्दर पढ़ना है एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इस पर क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो इसको ढंग से पढ़ना, अच्छे से पढ़ना। क्या है एमिशन स्पेक्ट्रम? इसमें ये आप देख रहे हो, डायग्राम देख रहे हो आप, क्या है ये? लाइनें लाइनें से मारी हुई मैंने अलग अलग। ये आपकी अलग अलग सीरीज हैं जो कि साइंटिस्ट के नाम पे हैं, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ लाइन्स हैं। आपने याद है स्पेक्ट्रम में लाइन्स आती थी ना काफ़ी सारी, ये लार्ज नंबर ऑफ काफ़ी सारी जो हैं वो लाइन्स हैं विच आर ग्रुप्ड इनटू डिफरेंट सीरीज, जिनको ग्रुपिंग की गई है अलग अलग सीरीज में। और सीरीज किसके नाम पे बेस्ड है? साइंटिस्ट के नाम पे, जो जिस साइंटिस्ट ने उस सीरीज को डिस्कवर किया है उस डिस्कवरर के नाम पे है। तो क्या है? लाइमन, LY। इसका देखो यार नाम की जो प्रोनाउंसिएशन है दैट इज़ वेरी डिफरेंट, तो मैं स्पेलिंग भी साथ के साथ बोलती जाऊंगी और आप देख भी लेना। तो क्योंकि अगर कहीं किसी को बोलना पड़े ना तो ऐसा ना हो कि कुछ भी बोल दिया। वैसे अंग्रेजों के नाम बहुत अजीब होते हैं, हम उसे कुछ बुलाते हैं, वो उसे कुछ और प्रोनाउंस करते हैं, बट नाम एक ऐसी चीज़ है कि हाँ उसको किसी भी तरह से बुलाया जा सकता है, ठीक है। जैसे मेरा नाम है, देखो मैं अपने अब किसी और का तो क्यों मजाक उड़ाना। ऐसे अब मेरा नाम है ना, मेरा नाम कई लोग बोलते हैं लॉरिका, कई लोग बोलते हैं लोरिका, मतलब अपनी मर्जी है, जिसकी जो मर्जी बोल लेते हैं। सो डिपेंड करता है, किसी को लगता है कि हाँ इटालियन नेम है, क्रिश्चियन नेम है, किसी को कुछ लगता है। तो तभी मैंने कहा नाम, उसकी स्पेलिंग, दो चीज़ें बहुत अजीब हैं। यहाँ पे भी ऐसा ही है कुछ। लाइमन, LYMAN साइंटिस्ट का नाम है, मे भी सर नेम है, मे भी नेम है, जो भी है, ठीक है। बामर, BALMER, पाश्चन, ब्रैकेट, वो वाली ब्रैकेट नहीं है, ये इसका सर नेम है ब्रैकेट, ठीक है। पफुन। तो ये बड़ा अजीब सा नाम है, मैंने कहा था ना तो बट ये याद रखना पड़ेगा आपको। और इसमें जो लाइमन वाली सीरीज है दैट आप कहना चाहिए उसका आपको रीजन भी पता होना चाहिए कि जो स्पेक्ट्रम है पूरा आपका, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, उसमें कहाँ लाई करता है? ये लाई करता है आपका अल्ट्रावायलेट रीजन में। उसके बाद बामन वाला विजिबल रीजन में, विबग्योर, ठीक है। ये इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में पूछा जाता है इन विच रीजन दिस रेडिएशन, दिस स्पेक्ट्रम विल लाई एंड ऑल, इस तरह से करके ना क्वेश्चन आपका पूछा ही जाता है। तो वहाँ पे आप वैल्यू से पता लगाते हो, बामल आपका रीजन है, लाइमन है, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इसको कोरिलेट करके आपको बताना होता है। अच्छा, उसके बाद जो लास्ट के तीन है ये इंफ्रारेड है सॉरी IR वाले हैं आपके। एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन है ये आपका। एटॉमिक स्पेक्ट्रा में मतलब एक एटम का, और उसमें भी एमिशन स्पेक्ट्रा है, ठीक है। अब इस पे बेस्ड आपका एक फॉर्मूला आता है, रिडबर्ग फॉर्मूला। रिडबर्ग फॉर्मूला क्या है? ये फॉर्मूला देखो, रिडबर्ग ने कैलकुलेट किया था फॉर कैलकुलेशन ऑफ वेवलेंथ्स ऑफ दीज ऑल दीज लाइन्स, जो हमने अभी पढ़ी ना ऊपर स्पेक्ट्रम में, इनकी लाइन्स की जो वेवलेंथ है उसको कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। वेव नंबर इज इक्वल टू R क्या है आपका? ये रिडबर्ग कांस्टेंट, एक कांस्टेंट वैल्यू है। फिर उसके बाद क्या है? 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। वेव नंबर की जगह हो सकता है फ्रीक्वेंसी दी हो, कई बार क्वेश्चन में आपको वेव नंबर और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन पता है, उसको लगा के आप वो कैलकुलेट कर लोगे, है ना। अब इसमें क्या क्या है? ये R क्या चीज़ है? रिडबर्ग कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू है 109677 सेंटीमीटर इनवर्स, है ना, ठीक है जी, सेंटीमीटर इनवर्स याद रखना। और उसके बाद ये सेंटीमीटर इनवर्स पता है क्यों आया है? यहाँ से आया, वेव नंबर है ना, इनवर्स ऑफ वेवलेंथ, दैट्स वाई। ये तो सारा N1 आपका शेल का नंबर, N1 और N2 क्या है? होल, ये नंबर्स हैं फॉर अ पर्टिकुलर सीरीज। नंबर का मतलब क्या है कि किस शेल से किस शेल तक ट्रांजिशन हो रही है उनको लेके है ये। N1 हमेशा कांस्टेंट होगा, जिस भी सीरीज के बारे में बात हो रही होगी, लाइमन है, बामल है ना, उसके अकॉर्डिंग। N2 की वैल्यू हमेशा चेंज होगी।
अब देखो लाइमन सीरीज के लिए n1 क्या है 1, उसके आगे बामल के लिए 2, पाश्चन 3, ब्रैकेट 4, प्रोफुंड 5, ठीक है। n2 की वैल्यू सब में इससे अगली होगी, जैसे 1 है तो उसके आगे कोई भी हो सकता है, भाई स्टार्टिंग ही 1 से हो रही है तो 1 नहीं होगा ना, उसके अलावा आगे कोई भी होगा, 2 3 4, सेकंड है तो 3 4 5, लाइक दैट वे। तो ये आपकी सीरीज, इसमें n1 n2 की वैल्यू पता होनी चाहिए, किस में कौन सा नंबर आएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना आप न्यूमेरिकल नहीं कर पाओगे। अगर क्वेश्चन में आपको गिवन है, सपोज करो लाइमन सीरीज, पता ही नहीं है लाइमन सीरीज में n1 की वैल्यू क्या है, तो कैसे कैलकुलेट करोगे, क्वेश्चन में तो गिवन नहीं होगा, हमेशा मतलब नहीं होगा, राइट। कुछ क्वेश्चंस में आपको ये चीज मेंशन होगी बट नॉट ऑलवेज, सो दैट वे आपको ये खुद से पता लगाना है, खुद से न्यूमेरिकल करना है। दूसरी चीज है आर की वैल्यू पता होनी चाहिए, रिडबर्ग कांस्टेंट 109677 सेंटीमीटर इनवर्स। ऐसा लगता है ना जैसे अपना मोबाइल नंबर बता रहे हो, 109677 सेंटीमीटर इनवर्स, कभी कभी ऐसा लगता है, बट क्योंकि इतने सारे कांस्टेंट की वैल्यूज हैं, बट याद करना पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। यार एजुकेशन सिस्टम ना हमारा, मुझे तो बड़ा अजीब लगता है, देखो इतना टाइम हो गया पढ़ते पढ़ाते, बट समटाइम्स आई फील किसी को डॉक्टर बनना है तो उसको मतलब इररिलेवेंट चीज़ पढ़ा के क्या फ़ायदा, बेटर है ना कि हम जो उसकी डॉक्टरी से रिलेटेड उसको, मतलब उसका सिलेबस जो है फ्रॉम द वेरी आई कैन से +1 से, है ना, +1 +2 से थोड़ा थोड़ा सा डाइवर्ट होना चाहिए। चलो हम कहते हैं बायोली या ठीक है सब कुछ है, जो एंट्रेंस एग्जाम है ना दैट शुड बी इंटायरली बेस्ड ऑन, इंटायरली नहीं कहना चाहिए बट हाँ एटलीस्ट उसका मैक्सिमम पार्ट उसके कंटेंट से रिलेटेड होना चाहिए। अदरवाइज क्योंकि जब बच्चा कंपटीशन की तैयारी करेगा, फिजिक्स मैथ्स की तैयारी कर रहा, मतलब है केमिस्ट्री की तैयारी कर रहा, चलो केमिस्ट्री की तो मैं फिर भी कह सकती हूँ, केमिकल्स पता होंगे, मेडिसिन एंड ऑल में जाना है, फिजिक्स का क्या रोल है मुझे नहीं समझ में आता। मतलब बहुत ज़्यादा अगर एक डॉक्टर जिसको सर्जरी करनी है या कंसल्टेशन है, उसकी मास्टरी होनी चाहिए मेडिसिनल केमिस्ट्री पे या डायग्नोसिस पे एंड ऑल, तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ना, मुझे लगता है उसका करिकुलम बहुत अजीब है। तो इसलिए कभी कभी ऐसा लगता है कि हम पढ़ क्या रहे हैं, इसका यूज़ कहाँ है डे टू डे लाइफ में, है ना, रिसर्च करनी नहीं जिसको वो भी पढ़ रहा है। तो इसी रीज़न की वजह से जब दिमाग जहाँ लगना चाहिए उसकी बजाय 10 दिशाओं में लगा होता है, तो एफिशिएंट वर्किंग नहीं हो पाती है। तो बट अदरवाइज अगर वर्ल्ड वाइड देखा जाए ना, फिर भी अभी लोग यही कहते हैं कि इंडिया के बच्चे जो है एशिया में, अब वैसे देखो टॉप मोस्ट डॉक्टर्स भी इंडियंस ही हैं, ठीक है, ओवरऑल। उसका कारण ये है ना कि इतना खट चुके होते हैं, इतना ज़्यादा खट चुके होते हैं कि ऑलरेडी मतलब समझ रहे हो ना, मतलब बस, तो उसके बाद अब क्या रह जाएगा, ठीक है, वो वाली चीज़ है। चलो एनीवेज आगे बढ़ते हैं, ये हमने फॉर्मूला कर लिया, अब इसके करेंगे हम फर्दर न्यूमेरिकल्स, एंड इसमें कुछ और चीज़ें जो मुझे आपको बतानी है, इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके बाद हमारा अगला टॉपिक बोहर मॉडल है, देखती हूँ मूड किया तो अभी पढ़ा देंगे, नहीं तो अगले में, बिकॉज वो अलग से पूरा ना बड़ा काफ़ी बड़ा टॉपिक है बोर्स मॉडल, ठीक है। ओके हमने हाइड्रोजन के लिए किया ना, हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल, हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल का मतलब जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन ही, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है ना, जैसे हीलियम प्लस, ठीक है, लिथियम 2+, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि इतनी ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी नहीं दी जा सकती कि पॉजिटिव चार्ज इस तरह से कैटायन बन सके। तो इनके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सारा फॉर्मूला सेम है, देखो बस क्या किया है, मल्टीप्लाइड बाय Z²। ये याद रखना है कि कहाँ कहाँ Z वैल्यू इस तरह से आएगी, क्योंकि जो बोहर मॉडल है उसमें ऐसी बहुत जगह आने वाला है Z, कभी मल्टीप्लाई में, कभी डिवाइड में, कभी कहीं, तो अच्छे से करना। फॉर्मूले जितने इसके फॉर्मूले हैं ना पूरे चैप्टर के, एक जगह लिख लेना, क्योंकि जब आप एक जगह लिख लेते हो रेगुलर उसको गो थ्रू करते रहते हो ना, तो डे बाय डे रिवाइज होते जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका मल्टीप्लाइड में Z², ये एटॉमिक नंबर है आपका। अच्छा अब N1 की वैल्यू अगर 2 है तो हम इसे क्या कहेंगे, बामल्स फार्मूला, ठीक है, क्योंकि याद है ना N1 की वैल्यू 1 होती थी तो लाइमन, 2 तो बामल, तो ये फॉर्मूले का नाम क्या पड़ जाएगा, रिडबर्ग फार्मूला की जगह बामल्स फार्मूला, वो जो आपकी सीरीज है उसके नाम पे पड़ जाएगा, ठीक है। इसी तरह बाकियों के भी हो जाएगा। फिर एक टर्म आती है लिमिटिंग लाइन, लिमिट का मतलब क्या होता है, लिमिटिंग लाइन मतलब बस बैरियर आ गया काइंड ऑफ, ठीक है। जब N2 आपका इनफाइनाइट है, हमें पता ही नहीं है ट्रांजिशन कहाँ से, मतलब कोई भी आपका एनर्जी लेवल, एनर्जी स्टेट कुछ भी हो सकती है, दैट वे उसको आप क्या कहोगे, लिमिटिंग लाइन। मतलब लिमिटिंग लाइन ऑफ एनी स्पेक्ट्रल सीरीज, किसी भी सीरीज की हो सकती है, इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज द लाइन जब आपकी N2 वाली स्टेट क्या हो, इनफाइनाइट, उस फॉर्मूले में, ठीक है। तो आप N2 की जगह वहाँ पे ऑब्वियसली इनफाइनाइट पुट करोगे, ठीक। अब हमें करना है देखो क्या, न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल आज मैं सोच रही हूँ करा ही देते हैं, है ना, साथ ही कर लेते हैं, मेरा भी मन कर रहा है साथ ही साथ करने का। ओके क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ अ फोटोन एमिटेड ड्यूरिंग अ ट्रांजिशन फ्रॉम n=5 टू n=2 स्टेट। ओके फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है, और ट्रांजिशन है, मतलब 2 लेवल्स दिए हुए हैं n5 n2। दूसरा क्या है, ये देखो आ गया ना क्वेश्चन, इन विच रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विल दिस रेडिएशन लाई। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ ही लिया जाता है ऑलमोस्ट, कैलकुलेट करने पे पता लगता है कि क्या आएगा क्या नहीं। चलो इसको सॉल्व करते हैं।
ओके, तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले फॉर्मूला है ना, रिडबर्ग फॉर्मूला लिखते हैं। वेव नंबर इज इक्वल टू आर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, राइट। हाइड्रोजन के लिए पूछा हुआ है, हाँ यस, हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल नहीं, हाइड्रोजन ये जरूर चेक कर लेना, जल्दबाजी में ना हम कई बार चेक ही नहीं करते हैं हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल है या हाइड्रोजन, फिर गड़बड़ी हो जाती है। अच्छा, n1 और n2 देखो, इसमें n2 आपका 5 है, n1 आपका 2 है, ठीक है। ये ट्रांजिशन आपकी फ्रॉम दिस टू दिस, वो यानी कि फाइनल जो आपकी स्टेट है ऊपर वाली, बाद वाली आपकी 5 है और ये 2 है, तो इसके हिसाब से आपको पुट करना है। एंड रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू ऑलरेडी पता है, इन लो कर दो फिर, 109677 1/2 स्क्वायर माइनस 1/5 स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा 1/4 माइनस 1/25, ओके। सो 109677 इंटू 21/100, 25 इंटू 4, यस यही आएगा, ठीक है। अच्छा, इसको कैलकुलेट करके आपका आ जाएगा 230 ओके सेंटीमीटर इनवर्स। हमें क्या चाहिए था, लेकिन हमें तो निकालना था, देखो वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, तो पहले वेवलेंथ निकाल लेते हैं, 1/λ है ना, यही होता है ना। तो इसको आप अगर वैसे कैलकुलेट करना चाहोगे तो क्या हो जाएगा, कॉमा करके 1/वेव नंबर, ठीक है। 1/230322 ये वैल्यू आपकी आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी आपकी नहीं, वेवलेंथ निकालना था ना आपने, 434 इंटू 10⁻⁻7 सेंटीमीटर में तो यही आएगी। फिर आपको लेकिन इसको किस में करना पड़ेगा कन्वर्ट, नैनोमीटर में, क्योंकि आपको वही वाली वैल्यूज पता है। 434 इंटू 10⁻⁹, ठीक है, मीटर कर लेते हो आप ऑब्वियसली आप, तो 434 नैनोमीटर। यहाँ से हमारा एक आंसर क्या क्लियर हो रहा है, सेकंड वाला पार्ट, इन विच रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विल दिस रेडिएशन लाई, 434 नैनोमीटर है ना, ये आपका विजिबल रीजन है, ठीक है, क्लियर। एक पार्ट आपका हो गया, ये मतलब ये वाला भी हो गया। इसमें आपका वेवलेंथ तो आगे, फ्रीक्वेंसी निकालना, फ्रीक्वेंसी वाला आपका वही सेम फॉर्मूला, सी फ्री म्यू एंड वो वाला है ना, उसको करते हैं। क्या करोगे आप इसमें, हाँ, सी इज इक्वल टू म्यू इंटू लैम्डा, तो आपको निकालना है फ्रीक्वेंसी, तो हम कर देंगे c/λ, 3 इंटू 10⁻⁸, और लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई थी, 434 इंटू 10⁻⁻9, ठीक है। इसकी वैल्यू आ जाती है 6.9 इंटू 10⁻⁻, आपकी इसको कैलकुलेट करके 98, और ये यहाँ हमने पॉइंट लगाया 15, सेकेंड इनवर्स ही आएगा, क्योंकि ये आपकी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो आपने दोनों आंसर्स कैलकुलेट कर लिए, वेवलेंथ किया, फ्रीक्वेंसी किया, और किस स्पेक्ट्रम में लाई कर रहा है वो किया। इसी तरह का क्वेश्चन आएगा, सिंपल, ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगा, बस वो आपको वैल्यूज पुट करनी है, कैलकुलेट करना है, दैट्स इट, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ओके, क्वेश्चन है, द लैम्डा ऑफ फर्स्ट लाइन इन बामन सीरीज है, तो सबसे पहले क्या लिख लो भाई, n1 इज इक्वल टू 2, यस, ठीक है, इज 650 नैनोमीटर। इसी केस में कहा गया है कि लैम्डा आपकी 650 नैनोमीटर है। कैलकुलेट करना है लैम्डा ऑफ सेकेंड लाइन एंड लिमिटिंग लाइन। पहले तो फॉर्मूला लिखो, वेव नंबर इज इक्वल टू 1 आदत पड़ी हुई, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अलग अलग केसेस आएंगे। पहला आप केस लेके चलो, फर्स्ट लाइन के लिए इसने वैल्यू दे रखी है ना ऑलरेडी, इसकी जगह मैं 1/λ लिख सकती हूँ ना, 1/λ हमें पता ही है, तो 1/656 इज इक्वल टू आर की वैल्यू कैलकुलेट मत करो, क्योंकि वो आपको जाहिर से पता है, देख के अभी देखना आइडिया लगेगा, डिवाइड करेंगे हम तो आर की वैल्यू कट जाएगी, ठीक है। 1/n1 है आपका 2, तो 2 स्क्वायर माइनस लैम्डा ऑफ फर्स्ट लाइन क्या होगी, फर्स्ट लाइन के लिए देखो n2 आपका 3 होगा। कहने का मतलब ये है कि अगला लेवल कौन सा होगा, स्टार्टिंग वाला 2 था, 2 से आपकी जस्ट अगली लाइन कौन सी आएगी, 3 वाली आएगी ना। तो फर्स्ट लाइन का मतलब ये कि पहली लाइन किस वजह से आ रही है, ट्रांजिशन 2 से 3 में हो रही है, तो आपका यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 3 स्क्वायर r 1/4 माइनस 3 3 9, सिंपल। इसको आप लिखोगे, ये आपका कैलकुलेट करके आ जाएगा r इंटू 5/36, है ना, यानी कि 5r/36 किसके बराबर हो गया, ये, इसको दे दो इक्वेशन 1। फिर ऐसे ही लैम्डा ऑफ सेकंड लाइन के लिए लिखो, लिमिटिंग लाइन के लिए लिखो। सेकंड लाइन के लिए लिखते हैं पहले हम, सेकंड लाइन के लिए n1 तो 2 ही रहेगा, n2 आपका उससे और अगली लाइन 4 आ जाएगा। ये हमें पता नहीं, हमें लैम्डा कैलकुलेट करना है, तो हमने क्या किया, 1/λ r लिखा, 1/2 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर, ठीक है, मतलब r
1/4 माइनस 1/16, ठीक है। ये आपका आ जाएगा 3r/16, 4 में से 1, यस 3r/16। अब ये दो इक्वेशंस आ गई, इनको डिवाइड कर दो, डिवाइड 1/2 क्या आ जाएगा आपका, ये देखो यहाँ से आपका ये 1/λ है, ये 1/656 है। डायरेक्टली जब आप इसको डिवाइड कर दोगे तो λ/656, ठीक है। और उसके अलावा आर वैल्यू कट जाएगी, और यस 5/36 इंटू 16/3, यहाँ से आपका पूरा लैम्डा कैलकुलेट करके आ जाएगा। ओ सॉरी गाइज, पता रह गया था, रुको रुको दोबारा बता देती हूँ, मुझे ध्यान नहीं रहा, मैं सारा ध्यान इसमें रहा, इन्वॉल्व इसमें हो गई फॉर्मूला सॉल्व करते करते, है ना। कैलकुलेशन साथ के साथ भी थोड़ी कई बार करनी होती है। यहाँ से दोबारा कर लेते हैं 1/λ 1/656, ठीक है। हमने जस्ट वैल्यूज पुट की हैं, n2 की, n1 की वैल्यू आपकी 2 है क्योंकि बामल सीरीज क्वेश्चन में दिया हुआ है। n2 आपका देखो क्या दिया हुआ था, फर्स्ट लाइन, फर्स्ट लाइन मतलब कि जब आपने जस्ट जो सबसे पहले ट्रांजिशन आएगी उसकी वजह से, तो अगला एनर्जी लेवल कौन सा है, 3 आएगा 2 के बाद, इसलिए किया हमने। यहाँ से कैलकुलेट किया, वैल्यू पुट की, तो ये 5r/36 आ गया। ऐसे ही आपने सेकंड लाइन के लिए भी करना है। क्वेश्चन में आपको पूछा हो ना सेकंड लाइन, सेकंड लाइन मतलब जब आपकी सेकंड ट्रांजिशन हो रही होगी, तो 2 लेवल से 3 पे गई फर्स्ट लाइन, 2 लेवल से 4 पे गई सेकंड लाइन, तो ये वैल्यूज आपने उसके अकॉर्डिंग पुट करके 3r/16 निकाला, एंड देन बस मैंने डिवाइड किया था, फ्लो में ना वो डिवाइड करते करते नीचे तक आ गया, पता ही नहीं लगा। ये आपका कैलकुलेट करके आ जाएगा 485.9 नैनोमीटर, ये मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ था लैम्डा की वैल्यू, ठीक है। सो ये आपका एक आंसर आ गया सेकंड लाइन के लिए। अच्छा, ऐसे ही आपको लिमिटिंग लाइन के लिए जब करना होगा तो n1 की वैल्यू तो 2 है, n2 की वैल्यू इनफाइनाइट, सो व्हाट विल यू राइट, यू विल राइट 1/λ, यस r, और 1/2² माइनस 1/∞², 1/∞² आपका 0 होता है, सो इट विल कम आउट टू बी r/4। ये आपकी थर्ड इक्वेशन। ऐसे ही यूजिंग 1/3 अगर आप करोगे, है ना, फर्स्ट और थर्ड को जब डिवाइड करोगे, ठीक है, जस्ट सिंपली डिवाइड करना है, तो आपकी वैल्यू आ जाती है, क्या करोगे आप, λ/656 फिर से आ गया, और 5/36 था इंटू 4, ये कैलकुलेट करके वैल्यू आ रही है 364.4 नैनोमीटर। बस यही करना था इसमें, और कुछ नहीं करना था। यस यही करना था, हमने दोनों जगह लैम्डा कैलकुलेट कर दिया। तो ये आपको कंपैरेटिव स्टडी करके भी लैम्डा कैलकुलेट करने को आ सकता है, ठीक है। तो बस आज के लेक्चर के लिए ऐसा करते हैं, इतना ही करते हैं, क्योंकि अगला टॉपिक जो है ना वो यार बोहर्स मॉडल, चलो ऐसा करते हैं, थोड़ी सी लिमिटेशन है एक, वो टॉपिक भी कर लेती हूँ मैं, वो करा देती हूँ आपको। उसके बाद बोहर्स मॉडल एक्चुअली उसके काफ़ी सारे पॉस्टुलेट्स हैं, तो वो 2 टुकड़ों में करने में मज़ा नहीं आएगा, तो इसलिए मेरा मन है कि मैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में लेके जाऊँ। बट हाँ, कुछ लिमिटेशंस हैं आपकी रदरफोर्ड मॉडल की, वो हम फाइनली कर लेते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट बोहर मॉडल आएगा। बोहर मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं एंड एनर्जी रिलेटेड, रेडियस रिलेटेड, सो वो एक ही फ्लो में किया जाए तो ज़्यादा बेटर होगा। चलो लिमिटेशंस कर लेते हैं बस, है ना। ओके तो ड्रॉबैक्स में देखो, रदरफोर्ड मॉडल्स का था ना पहले, हमने वही करना है, क्योंकि नेक्स्ट मॉडल आप देख सकते हो मैंने नोट्स बना लिए हैं, बट रीज़न मैंने आपको बता दिया कि क्यों अभी हम इसको नहीं पढ़ रहे हैं साइड बाय साइड में, है ना। तो इनएबिलिटी टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि वो रिवॉल्व करता जाएगा, चार्ज पार्टिकल है, फाइनली क्या न्यूक्लियस में। मैं आपको ऑलरेडी ये बात बता चुकी हूँ कि रदरफोर्ड मॉडल जो आपका पहले वाला था, है ना, चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे देखो रिवॉल्व करता जाएगा एनर्जी लूज करता जाएगा, एनर्जी लूज कर रहा है तो उसके ऑर्बिट का जो साइज है वो भी रिड्यूस होता जाएगा, तो फाइनली इसका मतलब तो इलेक्ट्रॉन शुड फॉल इनटू द न्यूक्लियस, बट एक्चुअली में ऐसा तो है नहीं, है ना। इसलिए दिस इज यू कैन से एक लिमिटेशन है, इनएबिलिटी टू एक्सप्लेन लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एलिमेंट्स का जो लाइन स्पेक्ट्रा था वो नहीं एक्सप्लेन कर पाया था, जो अभी आपने सब पढ़ा है ना वो सब। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एनर्जीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यस इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, उनकी क्या एनर्जी है, ये आपका बोहर मॉडल में अभी पता चल जाएगा आपको। मैं कह रही थी ना एनर्जी पे बेस्ड एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए यहीं तक, ठीक है। प्लीज़ गाइज सपोर्ट करते रहिए जैसे आप कर रहे हो ऑलरेडी, ठीक है। आपके सपोर्ट से ही कहना चाहिए कि हाँ रेगुलरिटी फिर से आ गई है ना। आप देख रहे हो कि हाँ हर वीक हम निकाल ही दे रहे हैं वीडियोस, +1 +2 दोनों की, जैसे तैसे भाग दौड़ करते करते, क्योंकि बहुत हेक्टिक लाइफ होती है यार, बट स्टिल अच्छा लगता है। तो आप पैशनेटली जब आप रिस्पॉन्स उस तरह से करते हो ना, कमेंट्स आपके आते हैं, बट हाँ थोड़ा सा मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा और आप सपोर्ट करो, थोड़ा सा और कमेंट सेक्शन में बताओ अपने जो भी व्यूज़ हैं रिगार्डिंग वीडियोज़, रिगार्डिंग एनीथिंग एल्स जो आपको लगता है कुछ, है ना, एनी सजेशन, एनी कुछ और रिक्वेस्ट, समथिंग लाइक दैट वे।
तो बस इतना ही आपसे कहना था, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, अपने दोस्तों से करवाओ। दोस्त होते किस लिए, इसीलिए होते हैं धक्के से अपने काम करवाने के लिए, है ना। एंड ग्रेजुअली देखो हम चैप्टर्स करते जा रहे हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते जा रहे हैं, तो बहुत बर्डन भी नहीं है, एंजॉय करके पढ़ रहे हैं। बाकी इंस्टा हैंडल आप देख ही सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, इधर उधर फ्लोट करते रहते हैं हर में, अक्सर काफ़ी वीडियोस में, है ना। तो आप फॉलो कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। फेसबुक पेज पे मैं आप लोगों के लिए रेगुलर क्वेश्चंस डालती हूँ और कम्युनिटी पोस्ट में, चैनल की कम्युनिटी पोस्ट पे भी। तो इन 2 क्वेश्चंस को आप रेगुलर अटेम्प्ट किया करो, उसमें आपका जनरल नॉलेज भी इंक्रीज होगी, जनरल साइंस को लेके या वैसे भी जो जिनका केमिस्ट्री से बहुत प्यार है उनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी बन जाएगी। एंड बस इतना ही कहना था। ओके देन नेक्स्ट वीक हम फिर मिलेंगे अब की बार, और वो +2 की वीडियो जरूर निकलेगी, ठीक है। सो बाय बाय, टेक केयर, कीप अनरोलिंग द मिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री विद माई सेल्फ फ्लोरिका। बाय बाय, टेक केयर। ठंड से बच के रहना, क्योंकि बहुत सर्दी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, एक बार बीमार पड़े तो शुरू हो जाएगा, इसलिए बच के रहना। बाय, टेक केयर।